नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। प्रयागराज से ये बड़ी खबर है, मुख्तार अंसारी के खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई थी मुख्तार अंसारी की। प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में ये पेशी हुई। जज आलोक कुमार श्रीवास्तव ने आरोप तय कर दिए। 5 नवंबर 1997 का ये पूरा मामला, जब महावीर प्रसाद रुंगटा को परिवार सहित विस्फोट से उड़ाने की धमकी दी गई थी। बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको प्रयागराज से दे रहे हैं। 5 नवंबर 1997 का पूरा मामला है। मुख्तार अंसारी की वर्चुअली पेशी। महावीर प्रसाद रुंगटा को परिवार सहित विस्फोट से उड़ाने की धमकी दी गई थी। बेहद बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं आनंद राज का। फोन लाइन पर जुड़े हुए हमारे साथ में। आनंद, क्या कुछ अपडेट है? देखिए पूजा, ये पूरा मामला मुख्तार अंसारी जो बांदा जेल में बंद है उनको लेकर है। दरअसल साल 5 नवंबर 1997 की शाम 5 बजे महावीर प्रसाद रुंगटा को परिवार सहित विस्फोट से उड़ाने की धमकी दी थी उन्होंने। इसी ये मामला पूरा हाई कोर्ट में चल रहा था, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन पर मुख्तार अंसारी पर, जो बसपा के पूर्व सांसद भी रहे हैं और सांसद भी कहे जाते हैं, इनके ऊपर आरोप तय कर दिया है। और आपको बता दें, ये बहुत दिनों से ये मामला चला आ रहा था, जो कोर्ट में काफी दिनों से लंबित एमपी एमएलए में चल रहा था, और जो इस पर सुनवाई करते हुए आलोक कुमार विशेष एमपी एमएलए कोर्ट के जज ने आरोप तय कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया आनंद, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने आयुष विश्वविद्यालय स्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के गोरखपुर दौरे को लेकर के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करते हुए नजर आए। 28 अगस्त को महामहिम गोरखपुर पहुंच रहे हैं, तो वहीं अब सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर आवास पर विश्राम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कल सुबह सीएम जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की फरियाद सुनेंगे और फिर वापस राजधानी का रुख करेंगे। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को दिशा निर्देशित भी किया है। एक अहम बैठक भी हुई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश में 26 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक 4 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान राष्ट्रपति 27 अगस्त को लखनऊ में कैप्टन मनोज कुमार पांडे सैनिक स्कूल के हीरक जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने वाले हैं। राष्ट्रपति कोविंद अपने दौरे पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री संपूर्णानंद की शानदार कांस्य प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे, उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही वो कई संस्थानों का भी दौरा करेंगे। इस दौरान 4 दिवसीय दौरे में गोरखपुर और अयोध्या का दौरा भी बेहद अहम है। आगरा के ताजगंज इलाके में एक आवासीय इमारत गिरने से हादसा पेश आया। इस दौरान लोगों की मौत हो गई और 15 लोग घायल हो गए। जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने जानकारी दी कि अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने जानकारी देते हुए एक बयान में बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में नवनिर्मित भवन में हुई दुर्घटना के पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन को निर्देशित किया है। उन्होंने जानकारी दी कि इस घटना में लगभग 15 लोगों के घायल होने की सूचना है। दुर्घटना स्थल में तत्काल मलबा हटाए जाने और घायलों को तत्काल चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में मऊ सीट से बसपा सांसद अतुल रॉय पर रेप का आरोप लगाने वाली महिला ने भी आज दम तोड़ दिया। महिला और उसके साथी ने 16 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के बाहर खुद को आग के हवाले करने की कोशिश करी थी। आत्मदाह की ये कोशिश थी। दोनों को गंभीर हालत में राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल एडमिट कराया गया था। हालत गंभीर होने के कारण पीड़िता के दोस्त ने 3 दिन पहले ही दम तोड़ दिया था और आज पीड़िता ने भी इलाज के दौरान अपनी जान गंवा दी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर रेप पीड़िता के आत्मदाह के प्रयास मामले में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर जांच समिति के सामने पेश हुए, जहां उन्होंने कहा कि जब से मैं चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुका हूं तब से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। तो वहीं अमिताभ ठाकुर ने बताया कि उन्हें और उनकी पत्नी डॉक्टर नूतन ठाकुर को एक कथित सूचना के आधार पर लखनऊ पुलिस की ओर से गोरखपुर और अयोध्या की राजनीतिक यात्रा पर जाने से रोक दिया गया।
प्रदेश के पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर महिला के आत्मदाह के प्रयास मामले में आज वो जांच समिति के सामने पेश होने के लिए पहुंचे थे। पुलिस भर्ती बोर्ड के दफ्तर पहुंचे अमिताभ ठाकुर ने आरोप लगाया कि उन्हें उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है जब से उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने रेप पीड़िता के आत्मदाह की कोशिश के मामले में गठित जांच समिति ने अमिताभ ठाकुर को आज तलब किया था। आपको बता दूं कि इस मामले में अमिताभ ठाकुर पर रेप आरोपित बीएसपी सांसद अतुल राय को बचाने का आरोप है। वहीं अमिताभ ठाकुर ने मीडिया से बातचीत में बताया कि मुझे इस मामले के बारे में कुछ पता नहीं है। मैंने शासन को पत्र लिखकर मामले की जानकारी मांगी है ताकि मैं इस संबंध में अपना पक्ष रख सकूं। आगे कहा कि जब से मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध गोरखपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है तब से हमें परेशान किया जा रहा है और मेरे को फंसाने के असफल प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन मैं योगी आदित्यनाथ की सच्चाई सामने लाकर रहूंगा। देखिए, ये कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो एक आत्मदाह का प्रयास हुआ है उसमें उस महिला ने मुझ पर भी कुछ आरोप लगाए हैं, उसकी जांच होनी है। मैंने इनसे मांगा था कि आखिर वो किस संबंध में जांच है। वीडियो कह रहे हैं कि एक वायरल वीडियो है। वायरल वीडियो में मुझ पर क्या आरोप लगाए गए हैं, शासन ने मुझे किस प्रकार से आरोपित माना है, किस बात की जांच हो रही है, मुझे इसमें से कोई भी बात अब तक नहीं बताई गई है। मैंने कल पत्र लिख के उनसे वायरल वीडियो की प्रति मांगी, शासन की जांच मांगा कि आखिर शासन मेरे विरुद्ध क्या जांच करना चाहती है। किसी बिंदु पर मुझे कुछ बताया नहीं गया है। मैंने यह पत्र लाया है जिसमें मैंने कहा है कि मुझे वो बिंदु बताया जाए, कम से कम वो वायरल वीडियो मुझे दिया जाए जिसके संबंध में जांच हो रही है। यदि वो तथ्य मुझे ज्ञात हो जाएंगे तो मैं निश्चित रूप से उस संबंध में अपना उत्तर दे दूंगा। मैंने गोरखपुर से माननीय मुख्यमंत्री जी के विरुद्ध चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उसके बाद से ये सारा कुचक्र किया जा रहा है। बिना बात के मुझे अनावश्यक रूप से बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार के अधिकारियों के माध्यम से यह कार्य कराया जा रहा है। मुझे पूरी तरह बदनाम करने की असफल कोशिश की जा रही है, जिसमें निश्चित रूप से मैं जीतूंगा और यह सिद्ध हो जाएगा कि मुझे पूरी तरह गलत ढंग से फंसाने और बदनाम करने का यह प्रयास है। 55 घंटे मुझे और मेरे परिवार को हाउस अरेस्ट में रखा गया। वह त्रासदी हम लोगों ने झेली। चाहे ये कुछ भी कर लें, मैं चुनाव लड़ूंगा, जीतूं हारूं, वोट मिले न मिले, लेकिन मैं चुनाव लड़ूंगा और योगी आदित्यनाथ जी की जो सच्चाई है, उनके जो कार्य हैं, क्रियाकलाप हैं, कार्य प्रणाली है, उसको लोगों के सामने तक लाऊंगा। आपको बता दें कि अमिताभ ने एक हफ्ते पहले ही सीएम योगी के खिलाफ यूपी विधानसभा 2022 चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। तब से वह चर्चा का विषय बन गए हैं। सत्ता से दो हाथ करने वाले अमिताभ ठाकुर का विवादों से पुराना नाता रहा है। इससे पहले भी वह विवादों से घिरे रहे हैं। अमिताभ ठाकुर सपा सरकार से लेकर योगी सरकार की नाराजगी का शिकार होते रहे हैं। लगभग 4 बार अमिताभ ठाकुर को उनकी सेवाओं के दौरान सस्पेंड किया जा चुका है। विवाद और ठाकुर का रिश्ता बहुत पुराना रहा है। सत्ता से कई बार टक्कर लेने वाले आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को यूपी की योगी सरकार ने जबरन रिटायर कर दिया था। फिलहाल 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर का मुख्यमंत्री योगी पर हमला जारी है और खाकी वर्दी उतरने के बाद सत्ता के विरुद्ध चुनावी ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को सुप्रीम कोर्ट के सामने आत्मदाह की कोशिश के मामले में आज तलब किया गया था, लेकिन मीडिया से बातचीत में अमिताभ ठाकुर का कहना है कि ये आरोप अनर्गल है और मुझे जानबूझकर फंसाया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 का चुनाव लड़ने का हमने ऐलान किया है। कैमरामैन आशीष कश्यप के साथ मैं जया सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। कहते हैं अति सर्वत्र वर्जित। जी हाँ, ठीक यही नियम आसमान से गिरने वाली बूंदों पर भी लागू होता है। बूंदे आसमान से गिरें तो बारिश, खुशी की बारिश, लेकिन ज्यादा गिरें तो फसल बर्बाद करने वाली बर्बादी।
उत्तर प्रदेश में बारिश का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अगले 5 दिनों तक रुक रुक कर बारिश होगी। मौसम विभाग ने 40 जिलों में बिजली की गरज चमक के साथ बरसात का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। लखनऊ में 0.1 मिलीमीटर बारिश से उमस भरी गर्मी से शहरवासियों को निजात। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी यूपी में ये बरसात लगातार जारी रहेगी, लेकिन पश्चिमी क्षेत्र के जिलों में बारिश में थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के निदेशक जेपी गुप्ता का साफ तौर पर कहना कि 1 से 2 घंटे के अंतराल में रुक रुक कर बारिश होती रहेगी, बादल बरसते रहेंगे। बादल बरसेंगे, लेकिन इस हद तक बरसेंगे ये किसी ने नहीं सोचा था। सिद्धार्थनगर में इन दिनों भारी बारिश के चलते नदियां उफनाई हुई हैं, जिसके चलते बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। कई गांव जलमग्न हो गए तो वहीं कई एकड़ फसल भी पानी में डूबकर बर्बाद की कगार पर है। सूबे के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया। अपने विधानसभा क्षेत्र में भी गए, वहां लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। आज स्वयं भी मैं देखने आया हूँ किन गांवों में बाढ़ का प्रभाव है, कहाँ फसल डूबी है, कहाँ गांव में पानी है। जहाँ जरूरत है वहाँ नाव उपलब्ध कराया जा रहा है, मोटर बोट उपलब्ध कराया जा रहा है। फसल की क्षतिपूर्ति के लिए सर्वे हो रहा है और मैं इस क्षेत्र के सम्मानित जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूँ, योगी सरकार आपके साथ है, हम सब आपके साथ हैं, आप किसी तरह की चिंता न। राजधानी में कांग्रेस के विधान परिषद नेता दीपक सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इस दौरान दीपक सिंह ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी ने भ्रष्टाचार के मामले में सभी सरकारों को मात दे दी है। कुंभ मेले में वहां भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप भी बीजेपी पर लगाया है। अभी तक आजाद भारत का कुंभ मेले में दिव्यता और भव्यता के नाम पर 26,060 करोड़ का घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने करते हुए व्यापम घोटालों से लेकर सभी घोटालों की प्रतिस्पर्धा को पीछे करते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है। ये भारतीय जनता पार्टी 2.5 साल पूर्व कांग्रेस पार्टी ने कदम उठाया था। अगर कांग्रेस पार्टी की बात को मानती तो आज जो अधिकारी उसमें लिप्त थे, जो मंत्री उसमें लिप्त थे, वो जेल के पीछे होते। विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों ने कमर कस ली है, जिसको लेकर नगर वोटरों को रिझाने का काम तेजी से किया जा रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के शिक्षक नेता और माधोगढ़ संभावित प्रत्याशी अशोक राठौर समाज सेवा के साथ समाजवादी पार्टी के मतदाता जोड़ो अभियान को लेकर कार्य तेज करते नजर आए। अशोक राठौर ने कहा कि आज जिले की जनता परिवर्तन चाहती है और सपा को वोट करते हुए अपना नेता अखिलेश यादव को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की चाहत कर रही है। राजनीति को भी व्यापार बनाएंगे तो निश्चित तौर पर गड़बड़ होगा। हम नहीं कहते कि किन्होंने बनाया, लेकिन ये बात आप भी महसूस करते होंगे कि लोगों ने राजनीति को व्यापार बना लिया है और जब राजनीति का व्यापारीकरण हो जाएगा तो निश्चित। अफगानिस्तान से भारतीयों के वतन वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। आज काबुल के गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियों के साथ 46 सिख समेत 78 लोग दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे। इससे पहले अफगान सिख गुरु ग्रंथ साहिब सिर पर रखकर काबुल एयरपोर्ट का 10 किलोमीटर का सफर खौफ के बीच पूरा करते नजर आए। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी दिल्ली एयरपोर्ट पर काबुल से लाए गए श्री गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप ग्रहण करने पहुंचे। पुरी ने गुरु ग्रंथ साहिब की जो प्रति है वो अपने सिर पर लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकाली। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सतनाम श्री वाहेगुरु का लगातार जाप करते रहे। इसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब को पूरे सम्मान के साथ गुरुद्वारे पहुंचाया जाएगा। तस्वीरें 3 आपको दिखा रहे हैं और काबुल से 78 भारतीय जो लौटे हैं उनमें सूबे से भी कुछ लोग हैं। सूबे के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर, संभल, शाहजहांपुर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर घरों में खुशियां हैं। और खुशियां क्यों हैं? क्योंकि उनके अपने खौफ के साए से निकलकर परिवार के बीच आ गए हैं। संभल के गांव भतावली निवासी शुभम काबुल से लौटे हैं। शुभम ने बताया कि तालिबान का साथ पाकिस्तान के आतंकी भी दे रहे हैं। इसका पता उस वक्त चला जब उन्हें उर्दू और हिंदी में बात करते हुए सुना। तालिबान की भाषा दूसरी है। तालिबान के साथ पाकिस्तानी आतंकी सबसे ज्यादा वहां पर आतंक मचा रहे हैं। तालिबान से ज्यादा पाकिस्तान आतंकी भारत के लोगों से नफरत कर रहे हैं। जो भी जुबान खोलता है उसे गोली मार देते हैं। कुछ दिनों पहले भारतीयों से भरी जिस बस को तालिबान ने अगवा किया था, जिसे मुश्किल छोड़ा गया,
वहीं अपने वतन लौटे शुभम सिंह ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी वजह से आज हम अपने वतन सकुशल लौट पाए हैं। सर, वो तालिबान जो भी कर रहे हैं वो अपनी आवाम के लिए जो भी कर रहा है वो कर रहा है, इस्लामी काम करना चाह रहे हैं, तो किसी देश के लिए कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहे, न इंडिया के लिए न कोई से देश के लिए। सर 168 लोग। आप कितने लोग बचे अभी वहाँ आपके? सर अब मैं कह नहीं सकता, मेरे पास कोई काउंटिंग नहीं है जो मैं आपको बता दूं। सरकार ने हमारे लिए बहुत अच्छा भला बहुत अच्छा काम करा, बीजेपी सरकार ने, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छा काम। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री सतीश महाना सरसौल में बच्चों के साथ गोटियां खेलते नजर आए। इसके पहले भी पिछले दिनों कानपुर में चाय की दुकान पर वो खुद चाय बना रहे थे, जिसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ। सतीश महाना अपने इसी अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं और लोकप्रिय नेताओं में उनकी गिनती भी होती है। शायद इसी वजह से कानपुर में वो 7 बार विधायक बन चुके हैं। इनमें से 5 बार कैंट विधानसभा से तो 2 बार लगातार महाराजपुर विधानसभा की जनता ने उन्हें अपना प्रेम सौंपा है। मेरठ में आज मेगा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में 78 केंद्रों पर कोविड रोधी टीका लगाया जाएगा। 18 साल की आयु से ज्यादा उम्र के लोग प्रथम डोज और बूस्टर डोज उनको लगाई गई है। जिले के सभी सीएचसी, पीएचसी, हेल्थ सेंटर्स, हेल्थ पोस्ट पर वैक्सीन लगाई गई है। आगरा के थाना एतमादौला के रामबाग जवाहर में प्रेमी और प्रेमिका का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। बीच सड़क पर प्रेमी ने प्रेमिका के साथ हाथापाई करी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर प्रेमिका ने शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि प्रेमी ने उसके साथ गलत किया, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ललितपुर के जाखलौन थाना क्षेत्र के सेपुरा गांव में कुछ अज्ञात बदमाशों ने सपा नेता के भाई को गोली मारकर घायल कर दिया। परिजनों ने बताया कि प्रधानी के चुनावी रंजिश को लेकर सपा जिला अध्यक्ष के भाई पुष्पेंद्र यादव को गोली मारी गई। वहीं गोली लगने की वजह से युवक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। इटावा में अपराधियों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई, जिस दौरान गैंगस्टर अभिषेक उर्फ टाइगर घायल हो गया। घटनास्थल से लूट की बाइक बरामद की गई है। सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि एसपी सिटी प्रशांत कुमार की अगुवाई में क्राइम ब्रांच और थाना पुलिस ने घेराबंदी करते हुए बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख होगा देवभूमि का। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन हंगामेदार रहा। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 5,720 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट भी पेश किया है। साथ ही 6 विधेयक भी प्रस्तुत किए गए। आज दूसरे दिन विधानसभा में विपक्षियों की ओर से जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद सदन को कल 11 बजे तक के लिए फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। उत्तराखंड सरकार ने सदन के भीतर 5,720 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया है, जिसमें सबसे ज्यादा जो पैसा रखा गया है वो कोविड की लड़ाई को लेकर रखा गया है। सरकार की पूरी कोशिश है कि आने वाले चरण में अगर दोबारा से कोविड उत्तराखंड में दस्तक देता है तो उसके साथ मजबूती से लड़ाई लड़ी जा सके। कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, जनता टीवी, देहरादून। ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर अजीत काम्बोज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या कुछ अपडेट है? ग्राउंड जीरो से हंगामा देखने को मिला। आज सीएम धामी का ये पहला बजट सत्र चल रहा है, माफ कीजिएगा मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन ऐसे में उनका एक अलग स्वरूप भी देखने को मिला। बिल्कुल, जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी लगातार खुद फ्रंट फुट पर आकर अपनी सभी बातों का जवाब भी दे रहे हैं, और अगर मंत्री की तरफ से कोई जवाब देने में थोड़ा भी कुछ बात आगे पीछे हो रही है तो उसको भी वो पूरा कर रहे हैं। कुल मिलाकर विपक्ष भी पुष्कर सिंह धामी के बयान का, कामकाज का कायल होता हुआ नजर आया। और जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी ने आज त्वरित कार्रवाई दिखाते हुए धारचूला विधायक हरीश धामी के कामों को लेकर मुख्य सचिव को तलब कर तत्काल रिपोर्ट देने की बात कही है,
तो कुल मिलाकर सदन का मानसून सत्र देखने में काफी कई रंग इसमें नजर आ रहे हैं। विपक्ष जहां लगातार हमलावर बिल्कुल, पुष्कर सिंह धामी की तरफ से एक कोशिश है कि कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ लेकर चला जाए और जनता के बीच में एक स्पष्ट छवि भी पेश करने की कोशिश। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। विधानसभा मानसून सत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी घोषणा की। वर्ष 2015-16, 2016-17 में गौरा देवी कन्याधन योजना के लाभ से वंचित बालिकाओं जिनके आवेदन प्राप्त थे उन्हें सरकार की ओर से योजना का लाभ दिया जाएगा। तो वहीं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत करी इसी विषय को लेकर। देखिए, बच्चे से जुड़ी हुई नंदा देवी गौराधन योजना को लेकर सदन के भीतर सवाल उठा और मुख्यमंत्री ने इसके बाबत बड़ी घोषणा भी की है। खुद महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या जी इस वक्त हमारे साथ हैं। मंत्री जी, क्या वो सवाल था और क्या लगता है लापरवाही किस स्तर पर हुई थी? देखिए, जो विषय था, पूर्ववर्ती सरकार ने 2015-16 और 16-17 में शुरुआत हुई 15-16 से जब इस योजना को प्रारंभ किया गया। योजना का नाम था नंदा देवी कन्याधन योजना, योजना का नाम था हमारी कन्या हमारा अभिमान। ये दो उपनामों के साथ में जो योजना संचालित की गई। उस समय के तात्कालिक मुख्यमंत्री जी चुनाव जीतने के दृष्टिकोण से कह लीजिए या बेटियों के प्रति अपने भाव को व्यक्त करने के दृष्टिकोण से कह लीजिए, योजना प्रारंभ करी गई। लेकिन सच्चाई ये रही कि जब योजना प्रारंभ करी गई तो योजना में प्रारंभ करने के साथ में बजट की कोई व्यवस्था उसमें नहीं दी गई और उस बजट की व्यवस्था पर्याप्त न होने के कारण वो पेंडेंसी लगातार चली आई और वो 15-16, 16-17 में पेंडेंसी बरकरार रही। उसके कुछ समय उपरांत में 2017 में एक योजना फिर एकीकृत हुई जिसमें नंदा गौरा योजना के रूप में जो एक समाज कल्याण से गौरा देवी चलता था और नंदा योजना हमारे विभाग से चलता था, उसे एकीकृत किया गया। प्रश्न जो है वो आया है कन्याधन योजना के बारे में आया है, जिसको लेकर लगभग 33,000 के करीब जो है वो पेंडेंसी है। उस पेंडेंसी के सापेक्ष जो है 49 करोड़ 42 लाख धनराशि की हमें आवश्यकता है और जिसको लेकर मैं कह सकती हूँ कि उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी तो नहीं कर पाए, लेकिन मैं मुख्यमंत्री धामी जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमारी सरकार द्वारा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी को बढ़ाओ और सांसद में लैंगिक समानता को लेकर जो काम कर रहे हैं उसको आज फलीभूत करने का काम किया। उन्होंने आज इस धनराशि को दिए जाने की घोषणा करी है, मैं उनका बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत धन्यवाद करती हूँ। वर्तमान मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की है, लगता है कि पूर्व में या जो भी सरकार योजना संचालित करती है उनको देखना चाहिए, बजट है नहीं है। बिल्कुल देखना चाहिए, ये केवल चुनावी शगुफा नहीं होना चाहिए, केवल चुनाव जीतने के दृष्टिकोण से हम कह कुछ गए और करा कुछ नहीं। मुझे लगता है कि जनता इस बात को जानती है। आज हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं उन्हीं के नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं व्यवहारिक, ये किसी भी तरीके से व्यवहारिक नहीं है। राज्य की वित्तीय स्थिति को देखकर निर्णय लेंगे तो यहीं पर स्पष्ट हो जाता है कि केवल चुनाव जीतने और किसी भी प्रकार से चुनाव में आने के दिशा में जो है वो ये कदम उठा रहे हैं और इससे जनता मैं समझती कहीं पर भी सहमत नहीं होगी। तो महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या का साफ तौर पर कहना है कि चुनावी साल में घोषणाएं जरूर होनी चाहिए, लेकिन वो उतनी होनी चाहिए जितनी राज्य हित में हो या राज्य के राजस्व को अहित न करती हो। कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, जनता टीवी, देहरादून। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।